वेलकम बैक। ईरान के साथ जंगबंदी के बावजूद इसराइली ने लबनान पर शदीद और बड़े पैमाने पर फिजाई हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली हमलों में अब तक कम 250 से ज्यादा अफराद शहीद जबकि 1100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ एक ही दिन के दौरान होने वाले हमलों में 110 से ज्यादा अफराद शहीद और 800 से ज्यादा जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरान और अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। उनका यह भी कहना था कि जंगबंदी में लबनान समेत दीगर इलाके भी शामिल हैं और ये जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। लबनान पर इसराइली हमलों को अमरीका जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करार देते हुए ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त जो है वो फिर से बंद कर दी है। खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल लबनान पर हमले जारी रखता है तो वो अमरीका के साथ तयशुदा जंगबंदी मुआहदे से दस्तबरदार भी हो सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आलमी बरादरी न सिर्फ लबनान की मौजूदा सूरत हाल का मुशाहिदा कर रही है बल्कि ये भी देख रही है कि आया अमरीका अपने वादों और ऐलानात पर कायम रहता है या नहीं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने जंगबंदी को लबनान तक तौसीह देने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन की एक आला सफारतकार ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी को लबनान तक बढ़ाने की अशद जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इसराइली कार्रवाइयां अमरीका और ईरान जंगबंदी को शदीद दबाव में डाल रही हैं। पाकिस्तान ने भी लबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। लबनान में इसराइली हमले और इसका असर क्या पड़ सकता है, इस सारे मामले के ऊपर डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल सुल्तान साहब, एक तो पहले आपसे समझना चाहता हूँ, लबनान में इसराइल की ये जो कार्रवाइयाँ हैं इस वक्त इनका कॉन्टेक्स्ट और इनका मकसद जो है वो क्या नजर आता है? जी शुक्रिया रहमान साहब। लबनान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो पुराना है। एक 2024 का भी इनका एक सीज फायर एग्रीमेंट जो फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसिलिटेट किया था, जिसमें कुछ कंडीशंस हुई थी कि हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये उसमें डिसमेंटल करेंगे और कुछ और कंडीशंस थी। तो उस वक्त से इनके दरमियान टेंशन तो चल रही थी क्योंकि उसको सही तरह से इन्फोर्स नहीं कर सके थे। फिर जब ये ईरान का भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो मार्च में जो कुछ रॉकेट अटैक्स हुआ तो इसराइल ने उसको एक जस्टिफिकेशन बनाई, वॉयलेशन ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट। तो उन्होंने एक भरपूर तरीके से जिस तरह से एग्रेशन की और बॉम्बिंग शुरू की है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि चूंकि इसराइल को पता है कि अभी उसके पास टाइम जरा कम है, ये कॉन्फ्लिक्ट इतना शायद ड्यूरेशन इतनी ज्यादा ना रहे, तो वो उसको मैक्सिमम जो एक तरह से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को कि जितनी टेरिटरी वहां से वो कैप्चर कर सके, हिजबुल्लाह को वो एक तरह से सॉफ्ट कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके जिस हद तक। तो ये उनकी कोशिश है जिसकी वजह से वो बॉम्बिंग कर रहे हैं। ठीक है। और इन ज़मीनी कार्रवाइयों का या ज़मीनी कब्जे की कोशिश का जो है वो ऐसा इरादा जो है वो क्यों है इसराइल का? देखिए, उन्होंने एक बफर जोन बनाने के लिए ग्राउंड ट्रूप्स तो भेजे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल में तो वो अपने सेटलर्स के लिए जरा वो कन्वीनियंस पैदा कर रहे हैं या सिक्योरिटी एक बफर जोन बना रहे हैं जहाँ पे वो इजरायली सेटलर्स को लाके अपनी नॉर्दर्न साइड पे आबाद करना चाहते हैं। तो ये उनका अपेरेंटली मकसद है, लेकिन इसको हम लार्जर उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिस तरह से इजराइल ने गजा में किया, जिस तरह से अभी लेबनान में किया और जिस तरह से हम सुनते रहते हैं कि वो ग्रेटर इसराइल की बात है, तो ये टेरिटरीज जो ऑक्यूपाई करना, ये तो उनका एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव है और वो ये करते रहेंगे इस चीज को। ठीक है। यूरोपीय यूनियन समेत दीगर मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने भी इसराइल के इन इक़दामात की जो है वो मजम्मत की है, कहा है ये सीज फायर पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये दबाव बढ़ सकता है इसराइल के ऊपर कि इन कार्रवाइयों को रोके? हमने देखा है कि अभी रिसेंटली तो फ्रांस ने भी इसको कंडेम किया है, क्योंकि उन्होंने फ्रांस ने एक सीज फायर एग्रीमेंट 2024 वाला भी फैसिलिटेट किया था यूएस के असिस्टेंस से, तो उन्होंने भी कंडेम किया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी कर रहे हैं। तो लेकिन इजराइल का जो हमने एक रवैया देखा है गजा में, तो पूरी दुनिया अगर एक साइड पर भी हो जाए, वो जो कर रहे होते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो गजा के अंदर हमने जो देख लिया, या अभी भी हम जो कोशिशें कर रहे हैं, जो हमारा जो सीज फायर एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, उसमें देखें लेबनान का जिक्र बिल्कुल था, और वो जिक्र इस तरह से नहीं होता जब हाई स्टेक निगोशिएशंस हो रही होती है, तो सारे वर्ड्स और सारे कैलकुलेट करके उसमें इंक्लूड किया जाता है। और उसमें लेबनान के जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के उसमें स्टेटमेंट के अंदर जिक्र था, तो उसका मकसद ये था कि वो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के कंसेंसस से था।
लेकिन कल परसों से हम जब यूनाइटेड स्टेट्स के देख रहे हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट देख रहे हैं, उनके व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रही है कि लेबनान उसका हिस्सा नहीं था। तो ये एक पोजीशन शिफ्ट उन्होंने की है, जिसका एक मकसद तो ये भी हो सकता है कि नेगोशिएशंस में एक अपर हैंड रखा जाए, एक प्रेशर रखा जाए ईरान के ऊपर और सब चीजें उस तरह से एग्री ना करें। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह जो वो इजराइल की हठधर्मी है, वो कहते हैं कि जी हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अपनी बॉम्बिंग करते रहेंगे। तो ये इस तरह की एक प्रॉब्लमैटिक है, एक सबोताज करने की कोशिश है। जो सीज फायर एग्रीमेंट है या पीस टॉक्स आगे चलेंगी, ये इजराइल की तरफ से कोशिश है, लेकिन आई थिंक कि ईरान ने बड़ा एक सेंसिबल डिसीजन लिया है कि डिस्पाइट ए वॉयलेशन उन्होंने कहा कि हम ये पीस टॉक्स में शामिल होने के लिए हम आ रहे हैं। ठीक। और आदिल सुल्तान साहब, ये जो मुज़ाकराती प्रोसेस है इस वक्त, ये कितना डेलिकेट है और ये जो मिडिल ग्राउंड को तलाश करने के लिए पार्टीज की क्या प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए? लेकिन दोनों ने मैक्सिमलिस्ट अपनी पोजीशन ली है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 15 पॉइंट्स दिए हैं जो बड़े जेनेरिक किस्म के, क्योंकि उसमें 4-5 पॉइंट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आते हैं कि जी न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म करें, एनरिचमेंट खत्म करें, आईए को एक्सेस दें और न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमिटमेंट करें, और भी इस तरह की बहुत सारी की है। लेकिन जो ईरान की तरफ से 10 पॉइंट आए हैं काफी सब्सटेंटिव है, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी हमने एक बयान देखा कि उन्होंने कहा कि ये वर्केबल है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो है तो ये भी मैक्सिमलिस्ट, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर दोनों कंट्रीज एग्री कर सके तो शायद वो उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस हो। जैसे आपने कहा कि सेंसिटिविटी इस वक्त इतनी है कि एक्सटर्नल जो स्पॉयलर्स है वो भी काम कर रहे हैं हमारे रीजन के अंदर भी और बाहर भी, जो नहीं चाहते कि इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से हो या ये पीस एग्रीमेंट आगे चले। तो काफी चीजें हो सकती है इसके अंदर, और ये तो अभी सीज फायर हुआ है, अभी तो पीस टॉक शुरू भी नहीं हुई, अभी तक तो इन्होंने फ्रेमवर्क एक डिसाइड करना है। पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। उनका यह भी कहना था कि जंगबंदी में लबनान समेत दीगर इलाके भी शामिल हैं और ये जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। लबनान पर इसराइली हमलों को अमेरिका जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करार देते हुए ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त जो है वो फिर से बंद कर दी है। खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल लबनान पर हमले जारी रखता है तो वो अमेरिका के साथ तयशुदा जंगबंदी मुआहदे से दस्तबरदार भी हो सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा कि आलमी बरादरी न सिर्फ लबनान की मौजूदा सूरत हाल का मुशाहिदा कर रही है बल्कि ये भी देख रही है कि आया अमेरिका अपने वादों और ऐलानात पर कायम रहता है या नहीं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने जंगबंदी को लबनान तक तौसीह देने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन की एक आला सफारतकार ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी को लबनान तक बढ़ाने की अशद जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इसराइली कार्रवाइयां अमेरिका और ईरान जंगबंदी